नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि टीएमसी ने भाजपा से लड़ने के लिए गोवा में कई पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। विधायक हरिभूषण ठाकुर ने पिछले दिनों हरियाणा की तरह ही बिहार में भी खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में जीत का परचम लहराने के लिए पूरा प्लान बना लिया है। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन के मसले पर विपक्षी नेताओं ने आज संसद में गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार देर रात बनारस की सड़कों पर निकल गए। 12:30 बजे वे संत रविदास घाट से गौदौलिया चौक पहुंचे। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ती दिख रही हैं। दोनों पार्टियों के बीच तल्खियां उस समय और बढ़ती दिखी जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि टीएमसी ने भाजपा से लड़ने के लिए गोवा में कई पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। अगर कांग्रेस चाहे तो वह उनके साथ शामिल हो सकती है। हालांकि बनर्जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के लिए यह एक विकल्प है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में सड़क पर पानी भर जाता है तो भाजपा केंद्रीय जांच एजेंसी को उनके गृह राज्य भेज देती है, लेकिन जब गोवा के नेता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिरते हैं तो कोई एजेंसी नजर नहीं आती। वे क्यों आएंगे? वे सभी भाजपा के लोग हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलना चाहती। अगर कांग्रेस को लगता है कि वह बीजेपी को हराने के लिए काम करना चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने गोवा में एमजीपी और के साथ में गठबंधन किया है और आज हमने एनसीपी और 4-5 दलों को एक साथ मिलकर एक गठबंधन दल बनाया है। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन ही बीजेपी को हराने के लिए काफी है, लेकिन अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि गोवा में भले ही आप मिलकर नहीं लड़ते, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई और पहल नहीं करेगा। हरियाणा के गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर हंगामा जारी है। हर शुक्रवार को यहां स्थानीय लोग व हिंदू संगठनों से संबंधित लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर आते हैं। इसी क्रम में पूरे देश में अब तक कई मंत्री इस मुद्दे को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। अब बिहार के मंत्री का नाम भी शामिल हो गया है। हाल ही में राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल एक मंत्री ने सड़क पर नमाज पढ़ना बंद करने की बात का समर्थन किया। इसके बाद भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बलौच ने भी इसकी मांग की, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान ने राज्य की सियासत में नया मोड़ ला दिया है। जनता दरबार में सीएम के कार्यक्रम के बाद जब नीतीश कुमार से इस बात पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने अपने प्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ कह दिया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इन सब विषयों पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, इन बातों को मुद्दा बनाए जाने का कोई मतलब नहीं है। सभी लोग हमारे लिए एक समान है, सबको अपने ढंग से ध्यान रखना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे कहा कि कहीं कोई पूजा करता है, कहीं गाता है, सभी के अपने अपने विचार हैं। हम इन सब की चीजों पर ऐसा मानकर चलते हैं कि सबको अपने ढंग से करना चाहिए। हम जब कोरोना को लेकर गाइडलाइन हमने दे दी थी तो कोई बाहर नहीं जा रहा था और फिर कोरोना का दौर बढ़ेगा तो फिर से गाइडलाइन जारी होगी। कोई एक धर्म की बात नहीं है, सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दें कि विधायक हरिभूषण ठाकुर ने पिछले दिनों हरियाणा की ही तरह ही बिहार में भी खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि खुले में नमाज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा था कि जिस तरह हरियाणा की सरकार ने खुले में नमाज पर रोक लगाई है, बिहार में भी वैसा ही होना चाहिए। खुले में और सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगानी चाहिए। अगले साल से होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के उद्देश्य से आम आदमी पार्टी ने वादों की झड़ियां लगा दी हैं। पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में जीत का परचम लहराने के लिए पूरा प्लान बना लिया है। महिलाओं से लेकर युवाओं तक को साधने की कोशिशों में जुटे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड दौरे पर काशीपुर में चौथी गारंटी का ऐलान किया, जिसके तहत राज्य में 18 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं को हर महीने 1-1 हजार रुपए दिए जाने का वादा भी किया गया।
चुनावी साल में 5वीं बार उत्तराखंड दौरे पर आए अरविंद केजरीवाल ने काशीपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार उत्तराखंड में बनती है तो 18 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे और वह भी सीधे उनके अकाउंट में भेजे जाएंगे। हालांकि इसके लिए बजट कहां से आएगा, अरविंद केजरीवाल ने इसका पूरा प्लान भी बताया। केजरीवाल ने कहा कि प्रदेश के 55,000 करोड़ के बजट में करप्शन रोककर महिलाओं के लिए बजट निकाला जाएगा। कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने प्लान का ब्यौरा देते हुए कहा कि राज्य के बजट का 20% करप्शन में जाता है, जो कि 11,000 करोड़ होता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को प्रति महीने 1,000 रुपए बांटने में केवल 3,000 करोड़ का बजट लगेगा। उन्होंने कहा कि करप्शन पर लगाम लगाएंगे और जो पैसा नेता अपने विदेशी अकाउंट में जमा करवाते हैं वह अब सीधे महिलाओं के खाते में पहुंचेगा। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन के मसले पर विपक्षी नेताओं ने आज संसद में गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकाला। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी विरोध के तौर पर काले कपड़े पहनकर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष को सवाल उठाने नहीं दे रही है। सांसद करीब 2 हफ्ते से निलंबित हैं, वो लगातार धरने पर बैठे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। राहुल ने कहा कि विपक्षी सांसदों के निलंबन को 14 दिन हो गए हैं। जिन मुद्दों पर संसद में विपक्ष बहस करना चाहती है उन पर हमें बहस नहीं करने दी जाती। जहां विपक्ष आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसे दबा दिया जाता है। 3-4 बार ऐसे ही मुद्दे हैं जिनका सरकार नाम तक नहीं लेना चाहती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते हैं, पीएम को सदन में आए 13 दिन हो गए। हंगामे के बीच संसद में एक के बाद एक बिल पास हो रहे हैं। इन बिलों पर किसी तरह की बहस नहीं हो रही है। यह संसद चलाने का तरीका नहीं है, यह लोकतंत्र की हत्या है। राज्यसभा के उपसभापति हरवंश ने निलंबित सांसदों के नाम की घोषणा की। इनमें क्रमशः 6 सांसद फूलो देवी, नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रसाद सिंह भी शामिल है। ममता बनर्जी को पार्टी टीएमसी में डोला सेन और शांता छेत्री को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई शामिल हैं। वहीं सीपीएम के एलाराम करीम और सीपीआई के बिनाय विषम भी शामिल होने से सांसदों की लिस्ट में ये शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार देर रात बनारस की सड़कों पर निकल गए हैं। 12:30 बजे वे संत रविदास घाट से गौदौलिया चौराहे पहुंचे। यहां से वे विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए निकल गए। यहां उन्होंने निर्माण का कामकाज देखा। यहां उन्होंने करीब 15 से 20 मिनट बिताए। इसके बाद वे रेलवे स्टेशन और आखिरी में रात्रि विश्राम के लिए गेस्ट हाउस चले गए। जायजे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस निरीक्षण की जानकारी ट्वीट करके दी। मोदी ने लिखा कि काशी में अहम विकास कार्यों का मुआयना किया है। यह हमारा प्रयास है कि इस पवित्र शहर को सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि हम रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने और सफाई, आधुनिक सुविधाओं और यात्रियों की सुविधा अनुसार रेलवे स्टेशन बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 2 दिन काशी दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। तो रुक रहा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 6 महीने में देश में बच्चों के लिए नोवावैक्स कोविड वैक्सीन लॉन्च करने की योजना बनाई है। एसआईआई के सीईओ आधार पूनावाला ने मंगलवार को कहा कि 3 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों पर नोवावैक्स वैक्सीन का ट्रायल हुआ है। इस ट्रायल में अच्छे नतीजे सामने आए हैं। आधार ने यह बात जो है एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। दिल्ली में आज ओमिक्रॉन के 4 नए मामले मिले हैं, जबकि पहला ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज ठीक होकर घर चला गया। इसके साथ ही यहां ओमिक्रॉन के 5 मामले हो गए हैं। देश में ओमिक्रॉन मामलों की कुल संख्या 44 हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि ओमिक्रॉन के सारे मामले विदेश से आए हैं, लोगों में पाए गए हैं। सभी मामले
स्टेबल और नियंत्रण स्थिति में। राजस्थान में सोमवार को ओमिक्रॉन के 8 नए मामले मिले। इसके साथ यहां कुल मामले 17 हो गए हैं। महाराष्ट्र में कल 2 नए केस भी मिले थे। इसके साथ यहां कुल मामलों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। वहीं गुजरात के सूरत में एक ओमिक्रॉन केस की पुष्टि हुई है। संक्रमित हाल ही में साउथ अफ्रीका से लौटा है। इसके साथ ही देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल केस अब 53 पर पहुंच गए हैं। तिकोनिया कांड के 3 महीने बाद एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच टीम ने इसे हत्या की सोची समझी साजिश बताते हुए मुख्य आरोपी मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों पर कई संगीन धाराएं बढ़ा दी हैं। इसमें धारा 307, 326 और 34 शामिल है। इसके साथ ही जांच टीम ने बढ़ाई गई धाराओं में आरोपियों की रिमांड लेने के लिए कोर्ट में अर्जी भी दी है। गौरतलब है तिकोनिया कांड में 4 किसान और एक पत्रकार की हत्या में मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें धारा 302, 304A, 147, 148, 149, 289, 338 और 120 भी लगी हुई है। इन धाराओं में एसआईटी ने आशीष मिश्रा उर्फ मोनू अंकित दास और सुमित जायसवाल समेत सभी आरोपियों को जेल में भेजा था। मुकदमे की विवेचना भी जारी है। विवेचना में एसआईटी ने पाया है कि जेल में बंद सभी आरोपियों ने धारा 307 के आधार पर जो ये का अपराध किया है। एसआईटी ने मुकदमे में धारा 34, 307 और 326 बढ़ा दी है। बढ़ाई गई धाराओं में आरोपियों की रिमांड लेने के लिए विवेचक ने सोमवार को कोर्ट में अर्जी दी है। इस अर्जी पर कोर्ट ने मंगलवार को आरोपियों को तलब किया है। एसआईटी ने विवेचना के दौरान यह भी पाया है कि आरोपियों पर धारा 304A, 289 और 338 का अपराध नहीं बनता है। एसआईटी ने मुकदमे से धारा 304A और 338, 289 को भी हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम रोड प्रोजेक्ट के तहत 2 लेन की सड़क बनाने को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेनाओं के लिए इस रणनीतिक महत्व को देखते हुए डबल लेन का रोड बनाने की स्वीकृति दे दी है। अदालत सरकार के इस तर्क से सहमत हुआ कि इस इलाके में सड़क सामरिक महत्व रखती है। कोर्ट ने कहा है कि सीमा सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान देने की जरूरत है। हाल के दिनों में ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां दिखाई गई हैं। ऐसे में सैनिक और हथियारों की आवाजाही आसान होनी चाहिए। कोर्ट ने अपने 8 सितंबर 2020 के आदेश को संशोधित करते हुए प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस AK सीकरी के नेतृत्व में समिति का गठन भी किया गया, जो यह सुनिश्चित करेगी कि पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सभी जरूरी उपाय किए जाएं। साथ ही कमेटी की ओर से जो सिफारिशें दी गई हैं उनका पालन हो। इस निगरानी समिति को रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार और सभी जिला अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को विपक्ष पर जमकर हमला बोला। एक निजी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि यूपी में आया राम गया राम से कुछ नहीं होने वाला। मायावती ने पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में शामिल होने वाले नेताओं पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि इससे किसी भी दल का फायदा नहीं होने वाला। सपा को घेरते हुए बहनजी ने कहा कि जो दल इस गलतफहमी में है कि ऐसे दल बदलू नेताओं से उनका भला हो सकता है, तो उन्हें समझना होगा कि ऐसे स्वार्थी और निष्क्रिय नेताओं को शामिल कराने से उनका बेड़ा पार नहीं होगा, उनका जनाधार भी नहीं बढ़ेगा। बसपा प्रमुख मायावती ने शिरोमणि अकाली दल के साथ 100 साल पूरे होने पर बधाई दी। इस मौके पर मायावती ने पार्टी प्रमुख प्रकाश सिंह बादल, पुत्र सतवीर सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल से बसपा के रिश्तों को भी याद किया। मायावती ने कहा कि अकाली दल 100 साल से समाज की सेवा कर रही है। मायावती ने कहा कि पंजाब का मेरे हृदय में विशेष स्थान है। पंजाब मान्यवर काशीराम की जन्मस्थली है। बसपा के संस्थापक काशीराम का प्रकाश सिंह बादल से अच्छे संबंध को पूरा पंजाब जानता है। बसपा काशीराम के सपनों को साकार करने में जुटी हुई है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग कोरोना सैंपलिंग के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहा है। देश में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद पिछले 8 दिनों में स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से एक दिन में 40,000 सैंपल नहीं ले पाया, जबकि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खुद ही स्वास्थ्य विभाग को हर दिन में 40,000 सैंपल देने का लक्ष्य दिया था, ताकि विषम परिस्थितियों का सामना किया जा सके। चंडीगढ़ में रविवार को ओमिक्रॉन का केस आया था, परंतु हरियाणा स्वास्थ्य विभाग उस दिन भी प्रदेश में केवल 30,000 लोगों के ही कोरोना सैंपल ले पाया था। सोमवार को तो मात्र 18,867 लोगों के सैंपल लेने का लक्ष्य हासिल किया जा सका। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने हर दिन 40,000 लोगों के कोरोना सैंपल लेने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। 13 दिसंबर तक प्रदेश के 9 जिलों में कोरोना का कोई नया केस नहीं मिला। अभी तक प्रदेश में कुल 219 केस पॉजिटिव हैं, जिसमें से 199 मरीज होम आइसोलेशन में हैं।
तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है। बताओ, अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे। अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था। लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत? अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर एनडीए में गहमागहमी जारी है। इस मसले में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम रेणु देवी आमने सामने हो गए। यहां तक कि मुख्यमंत्री ने इशारों में डिप्टी सीएम के बयान पर उनको नासमझ तक बता दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के डिप्टी सीएम को कुछ नहीं पता, वो आएंगी तब उन्हें हम बताएंगे कि स्थिति क्या है। वह आएंगी तब उन्हें बताएंगे कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए कैसे जरूरी है। यह नीति आयोग की रिपोर्ट और इसे सरकार ने भेजा है कि किसी मंत्री ने नहीं भेजा है इस रिपोर्ट को। दरअसल नीतीश कुमार का यह बयान सोमवार को रेणु देवी के उस बयान पर आया जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। सबसे पिछड़े राज्य को जब तक विकसित राज्य नहीं बनाया जाएगा तब तक ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नहीं बन सकता है। भारत में विकसित राज्य ट्रांसफॉर्म नहीं होगा तो फिर इंडिया विकसित नहीं हो सकता है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अपने यहाँ भी किसी के मन में कोई बात आई है तो हम जरूर बात करेंगे। विशेष राज्य का दर्जा किसी के खिलाफ नहीं है, राज्य के हित में है। ऐसे में देश के कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, उनका कितना विकास हुआ है। इस तरह की सुविधा सभी पिछड़े राज्यों को मिलेंगे तो देश विकसित हो जाएगा। महाराष्ट्र में साथ मिलकर सरकार चलाने वाले शिवसेना ने फिर एक बार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। पार्टी के मुखपत्र सामना की संपादकीय में शिवसेना ने लिखा है कि अब कांग्रेस की हालत एक जर्जर महल की तरह हो गई है। संपादकीय में शिवसेना ने लिखा है कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान सिर्फ शिवसेना को वोट देते हैं। शिवसेना के इस स्टेप के बाद दोनों दलों के बीच बड़ी दरार बड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि शिवसेना शासित बीएमसी ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुंबई के शिवाजी मैदान में होने वाली रैली को अनुमति देने से मना कर दिया था, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने नेताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। यह भी दोनों दलों के बीच टकराव को दर्शाता है। सामना में शिवसेना ने लिखा कि कांग्रेस की वर्तमान अवस्था गांव में जमींदारी गंवा चुके जर्जर महल की तरह हो रही है। ऐसा विश्लेषण शरद पवार जैसे नेता ने किया है। इसकी वजह से उनकी आलोचना हुई थी। मुस्लिम और दलित मतों की भरपूर जमा पूंजी जमींदारी का फल था। इसे मुस्लिम दलितों की नकदी के कारण कांग्रेस का महल मजबूत और आलीशान लगता था। आज ये दोनों खनखनाते सिक्के कांग्रेस की मुट्ठी से छूट गए और उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस का पतन हुआ है। मुंबई, महाराष्ट्र के मुसलमान खुलकर शिवसेना को वोट देते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और अमृता अरोड़ा के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बीएमसी ने उनकी पूरी इमारत सील कर दी है। बीएमसी की एक टीम उनके आसपास के फ्लैट्स में रहने वाले सभी लोगों की टेस्टिंग भी कर रही है। मंगलवार दोपहर 12 बजे तक 20 से ज्यादा लोगों के सैंपल कलेक्ट किए जा चुके थे। इन सबका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया है। करीना कपूर की इमारत सील करने पहुंचे बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि यह एक प्रिकॉशनरी कदम है जो सभी के लिए उठाया जाता है। हमने यहाँ एक बैनर लगाया है और इस पर लिखा है कि यहाँ एक पॉजिटिव पेशेंट है और यहाँ आने जाने के लिए आपको प्रिकॉशन कदम उठाने चाहिए। हमने यह भी लिखा है कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में मत आइए। फिलहाल इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। बीएमसी की टीम करीना और अमृता अरोड़ा की बिल्डिंग और इसके आसपास के इलाकों को सैनिटाइज कर चुकी है। बीएमसी की 2 टीमें इमारत में रहने वाले लोगों की आरटीपीसीआर जांच कर रही है। फिलहाल इमारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना टेस्ट के बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है।
गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने मुंबई के स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर कर एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में गैर जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया है। अख्तर की ओर से कहा गया है कि कंगना बहाने बनाकर अदालत में पेश नहीं हो रही है, लेकिन इसी समय वे सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आ रही हैं। अदालत ने की अर्जी पर कंगना वकील को सुनवाई की अगली तारीख 4 जनवरी को अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। अदालत ने कंगना के वकील को अगली सुनवाई पर अभिनेत्री की उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। अख्तर के वकील जय भारद्वाज की ओर से दाखिल अर्जी में इस साल मार्च के बाद से रनौत द्वारा किसी न किसी वजह से छूट की मांग के अनुरोध का उल्लेख किया गया है। एक्ट्रेस ने आखिरी बार 20 सितंबर को अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर खान के सामने पेश हुई थी। अर्जी में कहा गया है कि आरोपी के आचरण से यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि इस अदालत के द्वारा प्रक्रिया जारी करने के समय से ही वह मामले में अत्यधिक देरी करने के लिए जानबूझकर अनुपस्थित होने के कारण पूरी तरह से कार्रवाई को पटरी से उतारने की कोशिश में है। मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त कराने के बाद उत्तराखंड सरकार को उम्मीद है कि अब साधु संतों का गुस्सा विधानसभा चुनाव में नहीं बरसेगा, लेकिन पुरोहित समाज का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। पुरोहित हकूकधारी महापंचायत के अध्यक्ष कृष्णकांत कोटियाल का साफ कहना है कि भाजपा हिंदुत्व की ठेकेदार तो बनती है, लेकिन उनके हकों की रक्षा नहीं करती। वह दोहरा रवैया अपनाती है। वे कहते हैं कि केरल तमिलनाडु में मठों और मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त कराने की बात करती है, लेकिन उत्तराखंड में उसी की सरकार के मुख्यमंत्री देवस्थानम बोर्ड बनाकर मंदिरों को सरकारी कब्जे में ले लेते हैं। यह तो भाजपा को ही दादागिरी है। ना तो वह जो करेगी सही होगा, वह चाहा जिसका मन चाहा, जिसने बोर्ड बना दिया, नुकसान दिखा तो भंग कर दिया, ऐसा थोड़े ना होता है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आहट अब साफ सुनाई दे रही है। देवनगरी के नाम से मशहूर उत्तराखंड में साधु संतों का बोलबाला है। राज्य में सत्ता तक जाने का रास्ता साधु संतों के मंदिरों और मठों से होकर गुजरता है। लिहाजा उत्तराखंड सरकार ने बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री समेत प्रदेश के 51 मंदिरों को पुरोहित समाज के 2 सालों के विरोध के बाद चारधाम देवस्थानम बोर्ड से मुक्त कर दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।